नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 10 है। भाग 9 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको 9 भागों को देखना है तो यहाँ पर आई बटन पर एक लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो 9 भाग आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप सभी भागों को एक साथ देख सकते हैं। तो सभी भागों को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको इस 10वें भाग को देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो यहाँ पर बीच में स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर एमपीटीएट हो, रीट हो या फिर सुपर टेट हो या फिर टेट एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न लिए गए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर पाएंगे। यदि आपके सामने इस तरीके से 30 प्रश्न आएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज के वीडियो में आपको कितने नंबर आए। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। वहां पर आपको ऑल एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन मिलने वाला है, यानी कि कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक जितनी भी एनसीईआरटी बुक हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। वहां पर आपको मैथ्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो वहाँ पर अभी तक हमने वहाँ पर 40 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो से आप वहाँ पर आकलन लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि क्यों आवश्यक है संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक है, इसलिए संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिलक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती है। नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, या फिर अधिक नमक और चीनी खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, या फिर सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं को द्रव्यकुंचन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि अधिक नमक और चीनी खाद्य पदार्थों में पानी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिरण, चीता, भालू, फीताकृमि का क्रमशः उचित क्रम है। यहाँ पर आपको हिरण, चीता, भालू, फीताकृमि का उचित क्रम बताना है। कौन सा होगा इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो हिरण होता है दोस्तों वो शाकाहारी होता है, चीता मांसाहारी होता है, भालू सर्वाहारी होता है यानी कि वो मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। भालू तो दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, सर्वाहारी। और फीताकृमि परजीवी होता है। तो यहाँ पर उचित क्रम हमारा कौन सा होगा, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पारितंत्र में होती है। यहाँ पर आपको बताना है जो पारितंत्र होता है इसमें क्या होता है, ऊर्जा हानि व खनिजों का लाभ होता है, ऊर्जा लाभ व खनिजों की हानि होती है, ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि होती है, या फिर दोनों का लाभ होता है। तो यहाँ पर पारितंत्र में ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि होती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से कि पर्यावरण शिक्षा किसकी व्याख्या करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मनुष्य व प्रकृति के बीच सह संबंधों की व्याख्या करती है पर्यावरण शिक्षा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। यहाँ पर आपको प्रमुख उद्देश्य बताना है क्या होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा छात्रों के विकास को बाधित करना ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण, भूजल का दूषित होना, कचरे के लिए अधिक भूमि का उपयोग होना, या फिर प्राकृतिक आवास जिसे हैबिटेट भी कहा जाता है इसका विनाश। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भूजल का दूषित होना खतरनाक कूड़ा करकट का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाद विवाद निम्नलिखित समस्याओं के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो, जो सामाजिक मूल्यों से सहसंबंधित हो, या फिर जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। यहाँ पर एक सशक्त साधन आपको बताना है इन चारों विकल्पों के माध्यम से। क्या होगा? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने का, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने का, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का, या फिर शिक्षकों के भार को हल्का करने का। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेशम किससे बनता है? जो रेशम है ये किससे बनता है? लार्वा की लाल ग्रंथियों से बनता है, वयस्क की क्यूटिकल से बनता है, वयस्क की लाल ग्रंथियों से बनता है, या फिर कीट के पैर से बनता है रेशम। यहाँ पर इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो रेशम बनता है वो लार्वा की लाल ग्रंथियों से रेशम बनता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। कौन सा उद्देश्य नहीं है सीखने की प्रक्रिया का? ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना, या फिर क्षमताओं तथा कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अच्छी नौकरी प्राप्त करना। यह उद्देश्य नहीं है सीखने की प्रक्रिया का। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो रिक्तिस्तान को जलाने से प्राप्त होता है। किसको जलाने से प्राप्त होता है? पत्थर के कोयले को, लकड़ी के कोयले को, डीजल या फिर मिट्टी के तेल को, या फिर CNG को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो पत्थर के कोयले या फिर कोल को जलाने से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। ये इकाइयाँ कहलाती है। इकाइयाँ क्या कहलाती है? वसी अम्ल कहलाती है, अमीनो अम्ल कहलाती है, उच्च गलनांक वाले अम्ल कहलाती है, या फिर अकार्बनिक अम्ल कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये इकाइयाँ अमीनो अम्ल कहलाती है। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, ये इकाइयाँ अमीनो अम्ल कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थी को कल्पना करने की योग्यता देता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है, उसे क्या कहा जाता है? या फिर कौन सी विधि में ऐसा होता है? जांच सूची में, प्रश्नावली में, निरीक्षण में, या फिर साक्षात्कार में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जांच सूची में। जांच सूची विधि में शिक्षक विद्यार्थियों के विभिन्न तथ्यों जैसे कि भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के मैदान, व्यवहार आदि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। किस विधि में? जांच सूची में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में असत्य कथन को पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन असत्य होगा? तो
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, यहाँ कथन असत्य होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आपको पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना ही पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना है कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ पाठ्य विषय के अनुरूप हो, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एकल परिवार का प्रमुख गुण होता है। यहाँ पर आपको एकल परिवार का प्रमुख गुण बताना है, क्या होगा। वृद्धों एवं बालकों की देखभाल, बालकों का दूसरों पर आश्रित रहना, बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, या फिर बालकों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव। तो यहाँ पर एकल परिवार के बारे में पूछा गया है कि इसका प्रमुख गुण क्या होगा। तो राइट आंसर होगा कि बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है एकल परिवार में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है क्योंकि अच्छे शिक्षकों की कमी है, इसलिए टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, इसलिए या फिर टेलीविज़न पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविज़न का उपयोगी स्थान है क्योंकि टेलीविज़न पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आलू, गेहूं, मक्का, गन्ना, मांस, मछली, अंडा, दाल, आम, पपीता, संतरा, केला, या फिर पालक, प्याज, अदरक, टमाटर। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो राइट आंसर हमारा आलू, गेहूं, मक्का और गन्ना होगा। इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को क्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है। अवरोध की समस्या, अपव्यय की समस्या, शिक्षा की निरर्थकता, या फिर गंभीर समस्या। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अपव्यय की समस्या। याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में उस समस्या को अपव्यय की समस्या कहते हैं जिसके कारण कोई छात्र किसी स्तर पर शिक्षा पूरी किए बिना ही अपना अध्ययन कार्य छोड़ देता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है बालकों को पढ़ाने में, बालकों को खिलाने में, बालकों को सिखाने में, या फिर बालकों का ध्यान बांटने में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बालकों को सिखाने में। याद रखिएगा, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग बालकों को सिखाने में किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। इन चारों विकल्पों में से आपको कौन सा कथन असत्य होगा। निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। यह कथन असत्य होगा निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि गृह कार्य देने से छात्र पढ़ेंगे, गृह कार्य के छात्रों की प्रगति की जांच की जा सकेगी, छात्रों को व्यस्त रखना आवश्यक है, या फिर गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद अपने छात्रों को गृह कार्य देता है क्योंकि गृह कार्य करने से छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो सकेगा।
तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है कक्षा शिक्षण में, इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु है, इसलिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है कक्षा शिक्षण में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में निम्न में से क्या सही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से क्या सही होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा कि वे विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एनीमिया होने का मुख्य कारण है। यहाँ पर जो एनीमिया हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या है। खून में लोहे की कमी, शरीर में विटामिन सी की कमी, यकृत में पीत की कमी, या फिर शरीर में आयोडीन की कमी। तो यहाँ पर जब एनीमिया होता है उसका प्रमुख कारण यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा खून में लौह की कमी जब होती है, जब एनीमिया रोग हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीव एवं जंतुओं दोनों में मिलने वाली समान क्रिया कौन सी है। वृद्धि और भोजन बनाना। यहाँ पर जीव और जंतुओं दोनों में मिलने वाली आपको समान क्रिया के बारे में बताना है। ये अंतिम प्रश्न है। प्रजनन और भोजन बनाना होगा, प्रजनन और अंकुरण, या फिर वृद्धि और प्रजनन। तो यहाँ पर दोनों में समान क्रिया आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा वृद्धि और प्रजनन, ये दोनों समान क्रिया होती है जीव एवं जंतुओं में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे आज के पर्यावरण अध्ययन के, जिसमें आपको पर्यावरण पेडागोजी के भी प्रश्न देखने को मिले। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।